दोस्तों, अहमदाबाद जिले का हाईवे मानो जंगल का कानून था। दिन दहाड़े भी इस सड़क से गुजरने से आम लोग, खासकर ट्रक ड्राइवर, डरते थे। वजह थी एक ही दरोगा विवेक शर्मा। नाम सुनते ही ड्राइवरों के दिल दहल जाते थे। वह इस थाने के बड़े बाबू थे, पर पुलिस कम और गुंडे ज्यादा थे। उनका एक ही काम था, उस रास्ते से गुजरने वाले हर माल लदे वाहन से जबरन वसूली करना। 500, 1000 जो भी मिले बस लेना था। अगर कोई देने से मना करता तो उसे गालियां और मार खानी पड़ती थी। हाईवे पर एक चेक पोस्ट था। दिन के 11 बज रहे थे। हर रोज की तरह एक पुराना ट्रक आकर रुका। ट्रक ड्राइवर थे सुरेश अंकल। उन्होंने डरते हुए कहा, साहब छोड़ दीजिए ना, आज ज्यादा भाड़ा नहीं मिला। घर पर मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए दवाइयां खरीदनी है। मेरे पास सिर्फ 250 रुपए हैं साहब। दरोगा विवेक ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब ड्रामा कहीं और जाकर करना, मेरे सामने ज्यादा नौटंकी मत करना। जिस स्कूल में तू पढ़ा है उस स्कूल का हेडमास्टर मैं था। तेरी यह कमाई की नौटंकी मुझे अच्छी तरह पता है। सीधे सीधे पैसे निकाल, नहीं तो पीछे से बस कैसे लगाई जाती है वह भी मैं जानता हूं। मैं विवेक शर्मा हूं। इस इलाके में मेरी नजरों से बचकर एक मक्खी भी नहीं उड़ सकती। ज्यादा बात मत कर, चुपचाप 2000 निकाल, नहीं तो गाड़ी को पहिए सहित यहीं पर गाड़ दूंगा। सुबह आकर देखेगा तो टायर भी नहीं मिलेंगे। एक कांस्टेबल ने कहा, साहब छोड़ दीजिए ना, यह आदमी गरीब लग रहा है। दरोगा विवेक ने चिल्लाकर कहा, अरे रंजीत तू चुप कर, ज्यादा हमदर्दी दिखाने आया है। तेरी तनख्वाह मैं देता हूं या वह गरीब अंकल? उन्होंने सुरेश अंकल की ओर देखा। क्या कान में बात नहीं जाती? पैसे निकाल। बेचारे सुरेश अंकल क्या करते? उन्होंने कांपते हुए अपनी बीवी की दवाइयों के पैसे दरोगा के हाथ में रख दिए। उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी। हर दिन, हर पल, न जाने कितने सुरेश अंकलों के आंसुओं से हाईवे की मिट्टी गीली हो रही थी। जिले के बड़े अधिकारियों के पास ढेरों शिकायतें जमा हुई थीं, पर कुछ नहीं हुआ। होता भी कैसे? दरोगा विवेक छाती फुलाकर कहता था कि उसकी पहुंच राज्य के मंत्री तक है। उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस जिले में एक नई आईपीएस अधिकारी आई थी, जिनका नाम था सानिया मल्होत्रा। वह एक महिला थी। उम्र कम थी, पर तेजी और बुद्धिमत्ता दोनों ही जबरदस्त थी। जब उनके पास विवेक शर्मा के खिलाफ शिकायतों की फाइलें पहाड़ जैसी जमा हो गईं, तो वह चुप नहीं रह सकी। उन्होंने समझा कि इस जहरीले पेड़ को उखाड़ने के लिए साधारण तरीका काम नहीं करेगा। इसके लिए एक अलग योजना बनानी होगी। एक दिन अपने दफ्तर में बैठकर फाइलों को देखते हुए उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, बहुत हो गया, अब इस नाटक का अंत मैं ही करूंगी। अगर प्रशासन से आम लोगों का भरोसा उठ जाए तो इस कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। विवेक शर्मा, तुम्हारा खेल अब खत्म। उसी दिन आईपीएस मैडम ने एक गुप्त योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अहमदाबाद जिले के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। अगले 2 दिनों तक आईपीएस मैडम दफ्तर में ज्यादा नहीं दिखी। सबने सोचा कि शायद नया जिला है इसलिए घूमने निकली होंगी, लेकिन असली बात बिल्कुल अलग थी। शहर के एक कोने में एक पुराने गैरेज में उनकी असली तैयारी चल रही थी। सानिया मल्होत्रा ने अपनी आईपीएस की पहचान, अपनी महंगी साड़ी और अपनी चाल ढाल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, बल्कि वह बन गई पारुल, एक आम ट्रक की हेल्पर। उन्होंने महंगी साधी की जगह एक पुराना मैला सलवार कमीज पहना, चेहरे पर जानबूझकर कालिख लगाई ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बालों को बेतरतीब करके एक मामूली जोड़ा बना लिया। यहां तक कि उन्होंने बात करने का तरीका भी बदल दिया। सभ्य भाषा की जगह उनके मुंह में बिल्कुल देहाती लहजा आ गया। उनकी मदद के लिए उनके साथ उनके सबसे भरोसेमंद पुरुष अधिकारी थे, जो ट्रक ड्राइवर बने थे। मैडम, क्या यह बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहा है? वह दरोगा बहुत खतरनाक आदमी है। अगर कुछ हो गया तो आपकी सुरक्षा का भी तो सवाल है ना। अरे छोड़ो यार, इतना मत सोचो। सुरक्षा लेकर चोर को पकड़ा नहीं जाता। चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा ही बनना पड़ता है। तुम बस अपना ड्राइवर का रोल ठीक से करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। याद है ना, मेरा नाम पारुल है और मैं तुम्हारी हेल्पर हूं। जी मैडम। एक पुराना 10 पहिया ट्रक किराए पर लिया गया।
ट्रक के पीछे कुछ सामान लाद दिया गया ताकि सब कुछ असली लगे। सानिया यानी पारुल ट्रक के केबिन में बैठ गईं। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक शिकार पकड़ दी याचने का जोश था। वह जानती थीं कि वह क्या करने वाली हैं। वह जानती थीं कि यह रास्ता सीधा नहीं है, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड्डी याचने के लिए रास्ता कभी सीधा नहीं होता। दिन के उजाले में ट्रक गरज कर स्टार्ट हुआ। वह उसी बदनाम हाईवे की ओर चल पड़ी था जहां दरोगा विवेक अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वह नहीं जानता था कि आज उसके जाल में शिकार नहीं, बल्कि शिकारी खुद आने वाला है। दिन के उजाले को चीरती हुई ट्रक की हेडलाइट आगे बढ़ रही थी। सानिया के दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को मजबूत कर लिया। आज न्याय की स्थापना करनी थी। लगभग 1 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। बीच बीच में 1-2 गाड़ियां तेजी से निकल रही थीं। उस चेक पोस्ट के पास आते ही ड्राइवर ने ट्रक की गति धीमी कर दी। दूर टिमटिमाती हुई एक लाइट दिख रही थी और उसके सामने एक परछाई टहल रही थी। दरोगा विवेक, उनके साथ वह चमचा कांस्टेबल भी था। ट्रक के रुकते ही दरोगा पास आया। उसके हाथ में टॉर्च और डंडा था। उसने टॉर्च की रोशनी ड्राइवर के चेहरे पर मारी। ओए रुक, गाड़ी साइड में लगा। इस समय सामान लेकर कहां जा रहा है? जी साहब, जोधपुर जा रहा हूं, थोड़ी जल्दी है साहब, छोड़ दीजिए, दरोगा ने कहा। जल्दी तो चोरों को भी होती है। गाड़ी के कागज निकाल और सुन, इस सद्दौक से जाना है तो नियम कानून मानने पद्धेंगे। नियम तो जानता ही है। दरोगा की नजर केबिन में बैठी पारुल पर पद्धी। ट्रक के केबिन में एक महिला को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी लालची आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। दरोगा ने व्यंग से कहा, वाह, आजकल तो तुम्हारा शौक बहुत बढ़ा गया है। साथ में हेल्पर के तौर पर लड़की भी रखते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओए लड़की, नीचे उतर। गाड़ी के अंदर क्या माल है सब चेक करूंगा। क्यों जी दरोगा बाबू, क्या हम चोर डाकू हैं? हमें रोक कर क्या मिलेगा? जाकर बद्दे लोगों की गाड़ियां पकड़ दिए, बहुत पैसे मिलेंगे। ओए लड़की, मुंह संभाल कर बात कर। मुझे सिखाने आई है कि मैं क्या करूं। 2 दिन की बैरागी चावल खाकर बोले। ओए चुपचाप नीचे उतर कह रहा हूं, और तू ड्राइवर, सीधे सीधे बोल रहा हूं, 2000 निकाल, नहीं तो गाड़ी समेत तुम दोनों को आज हवालात में बंद कर दूंगा। साहब, इतने पैसे कहां से मिलेंगे? 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। किस लिए पैसे दें? हमने क्या गलती की है? यह सरकारी सडडेचक है, हम सबका जाने का हक है। आपकी वसूली के लिए हम रोज रोज मरें क्या? यह सुनकर दरोगा विवेक के दिमाग में आग लग गई। एक आम ट्रक की हेल्पर लड़की उसे मुंह पर जवाब दे रही थी। ये वह बर्दाश्त नहीं कर सका। तेरी हिम्मत तो कम नहीं है। रुक, तुझे तेरा हक सिखाता हूं। आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी में फिर कभी पुलिस के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। दरोगा विवेक जैसे ही सानिया की ओर डंडा उठाकर बढ़ा, वैसे ही सानिया ट्रक केबिन से नीचे उतरकर खड्डी हो गई। उसकी आंखों में अब उस देहाती लड़की का डर नहीं था, बल्कि एक शेरनी जैसा तेज था। वह दरोगा की आंखों में सीधे देखने लगी। क्या डर गई? अभी तेरा सारा तेवर निकालता हूं। चल थाने, तुझे तेरा हक समझाता हूं। थाने तक जाने की जरूरत नहीं है दरोगा बाबू। जो फैसला होना है यही होगा। आपका खेल खत्म। मेरा खेल खत्म। तू खत्म करेगी। तू जानती है मैं कौन हूं, मेरी पहुंच कितनी दूर तक है। खुद मंत्री मेरा आदमी है। तेरी जैसी हजारों लट ढाचकियां रोज मेरे पैरों में रहती हैं। मंत्री तक आपकी पहुंच है ना? अच्छा है, पर शायद आप नहीं जानते कि कानून और संविधान की पहुंच उससे भी कहीं ज्यादा है। यह कहते हुए सानिया ने अपनी जेब से एक मोबाइल फोन निकाला। दरोगा ने सोचा कि शायद किसी को फोन करके डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन सानिया ने फोन कान पर नहीं लगाया, बल्कि स्पीड डायल पर एक नंबर दबाया। फोन बजना शुरू होने से पहले ही दूसरी तरफ से गाड़ियों के सायरन की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में पुलिस की 3 जीपें आकर ट्रक को घेर लिया। जीपों से जिले के डीआईजी और दूसरे बड्ढे पुलिस अधिकारी उतरे। वे सब सानिया को सैल्यूट करने लगे। मैडम, आप ठीक हैं? यह नजारा देखकर दरोगा विवेक के चेहरे की मुस्कान जैसे जम गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह कभी डीआईजी की ओर देखता तो कभी सानिया की ओर। उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। इस साधारण सी दिखने वाली देहाती लड़की को जिले का डीआईजी मैडम कहकर सैल्यूट क्यों कर रहा है? कौन है आप? मैं सानिया मल्होत्रा,
इस जिले की नई आईपीएस अधिकारी। आपके खिलाफ लगी शिकायतों की जांच करने के लिए ही मैंने यह नाटक किया। आप सिर्फ वसूली नहीं करते, आप कानून की वर्दी पहनकर आम लोगों को डराते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। आप जैसे अफसर पुलिस विभाग के लिए शर्म है। सानिया मल्होत्रा की असली पहचान जानकर विवेक शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह थर थर कांपने लगा। मंत्री को फोन करने की बात वह भूल ही गया। वह भागकर सानिया के पैर पकड़ डालने लगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। मेरा परिवार है, बच्चे हैं। उस सुरेश अंकल का भी परिवार है जिससे आपने उसकी बीमार पत्नी की दवाइयों के पैसे छीन लिए थे। आपके लिए कितने गरीब ड्राइवरों के आंसुओं से यह हाईवे गीला हुआ है, उसका हिसाब है। डीआईजी साहब, इसे गिरफ्तार करो, कानून अपना काम करेगा। तुरंत 2 कांस्टेबल आए और विवेक शर्मा के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। जो दरोगा कुछ ही मिनट पहले खुद को उस सड्ढाक का राजा समझ रहा था, वह अब एक आम अपराधी था। उसे धक्का देकर पुलिस की जीप में बैठाया गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। जिस मंत्री पर विवेक इतना घमंड करता था, वह भी आईपीएस के इस कदम के बारे में सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि जब एक आईपीएस किसी को सबूत के साथ पकड़ ढाती है तो उसे बचाने की कोशिश करना अपने ऊपर कीचड़ डीएच उछालने जैसा है। अगले दिन सुबह सानिया मल्होत्रा ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। वहां उन्होंने सख्त लहजे में संदेश दिया, याद रखिए, यह खाकी वर्दी आपको आम लोगों की रक्षा करने के लिए दी गई है, उनका शोषण करने के लिए नहीं। विवेक शर्मा जैसे एक भी कीड़े को अगर इस जिले में पाया गया तो उसे भी ढूंढकर वही सजा दी जाएगी। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। आई वॉन्ट जीरो टॉलरेंस। मीटिंग खत्म करके सानिया जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि दफ्तर के बाहर सैकड़ों ट्रक ड्राइवर जमा हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि सम्मान और कृतज्ञता थी। वे सब आईपीएस मैडम के नाम के जयकारे लगा रहे थे। सुरेश अंकल भी उस भीड़ डाच में थे। उनकी आंखों से आज भी आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वे खुशी के आंसू थे। मैडम, आपने हमारे लिए जो किया वह हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सानिया ने सबको आश्वासन दिया कि अब कोई भी उनसे वसूली नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो वे सीधे उन्हें फोन करें। लेकिन सानिया जानती थी कि सिर्फ पुलिस विभाग को साफ करने से यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। इस भ्रष्टाचार की जड़ीबूटियां बहुत गहरी थीं और शायद यह सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे राज्य की कहानी थी। सानिया ने डीआईजी के साथ मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने विवेक शर्मा के वित्तीय लेन देन और उसके राजनीतिक संबंधों का खुलासा किया। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। विवेक शर्मा का मंत्री के साथ सिर्फ एक फोन कॉल का संबंध नहीं था, बल्कि वह मंत्री के लिए काले धन की वसूली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस रिपोर्ट ने सीधे मंत्री की कुर्सी पर सवाल खड़ा कर दिया। सानिया की यह रिपोर्ट राज्य सरकार के लिए एक बद्धा संकट बन गई। मंत्री ने तुरंत दिल्ली और राज्य के आला अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू किया ताकि सानिया का तबादला कर दिया जाए और इस मामले को दबा दिया जाए। सानिया को धमकी भरे फोन आने लगे, लेकिन वह डरी नहीं। उन्होंने अपने एक वरिष्ठ और ईमानदार अधिकारी से बात की और उन्हें सारी बात बताई। अगले दिन मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि आईपीएस सानिया मल्होत्रा ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि वह इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। सानिया ने भी उसी दिन अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने बिना किसी डर के मीडिया के सामने सभी सबूत पेश किए। विवेक शर्मा के घर से मिली डायरी, जिसमें मंत्री को दिए गए पैसे का हिसाब था और कुछ रिकॉर्डेड बातचीत। सानिया ने कहा, मैंने यह सब अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए किया है जो रोज रोज इस तरह के भ्रष्टाचार से पीड़ित होते हैं। मंत्री जी का आरोप है कि मैंने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वह कोर्ट में मेरा सामना करें। सत्य की जीत होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल डार्क स्टोरी को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।